मैं हूँ प्रतिमा सांखला और आप मेरा चैनल देख रहे हैं प्रतिमा सांखला। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट राजस्थान लोक वाद्य यंत्र। मैं आपको गाइस बता देती हूँ कि राजस्थान के हर एग्जाम में यानी राजस्थान के कोई भी एग्जाम होता है उसमें ये टॉपिक राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में दे रखा होता है, राजस्थान लोक वाद्य यंत्र। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि हम इसमें सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे, ज़्यादा फालतू कुछ ज़्यादा बेकार की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि कंटेंट की कोई भी एग्जाम अगर आप दो तो वो टॉपिक यहीं से आपके क्लियर हो जाए। तो हम छोटा सा टॉपिक है, इसको अभी कंप्लीट कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान लोक वाद्य यंत्र का पहला है संगीत वाद्य यंत्र का इतिहास। शुरू होता है कि तत्व वाद्य यंत्र वैसे चार प्रकार के होते हैं: तत्व वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र, गण वाद्य यंत्र और दूसरा चौथा होता है अनज्ञ अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं इसमें तत्व वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं। तत्व वाद्य यंत्र जैसे कि जिसमें तार लगे होते हैं: रावण हत्था, भपंग, कमाईची, सारंगी, जंतर, एकतारा, रवाब, रजाव, दुकाको, तंदूरा। ये सब तत्व वाद्य यंत्र जो तार जिसके अंदर तार भी लगा होता है। उसके बाद होता है सुशील वाद्य यंत्र। सुशील वाद्य यंत्र में बांसुरी, अरगोजा, सहनाई, बांकिया, मोरचंग, बीन, तुरई, गल, नागफणी, सतारा, मशक, नड और करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं गण वाद्य यंत्र कौन से होते हैं: मजीरा, थाली, झांझ, करताल, खड़ताल, लेजिम, चिमटा, रमझोल, गुरालियो और घंटा। ये सभी गण वाद्य यंत्र होते हैं। फिर है अवनद्य वाद्य यंत्र। अवनद्य में क्या होता है: मृदंग, नौबत, डेरू, चंग, नगाड़ा, मांदल, तासा, दामक, ढोलक, ढोल और खंजीरी। इसके बाद हम इसके और नोट्स देखते हैं, रिवीजन है ये। जैसे कि लोक वाद्य यंत्र, देखो संगीत वाद्य यंत्र में तीन भागों में यानी संगीत वाद्य यंत्र का जो इतिहास है तीन भागों में विभाजित है। पहला होता है पौराणिक साक्ष्य, फिर हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक साक्ष्य, फिर है अपने पुरातात्विक साक्ष्य। अब देखो पौराणिक साक्ष्य कौन सा है, ऐतिहासिक कौन से और पुरातात्विक साक्ष्य कौन से हैं। पौराणिक साक्ष्य में सरस्वती देवी का, माँ सरस्वती का वीणा, भगवान शिव का डमरू, चित्रसेन पखावज, नारद मुनि का एकतारा, कृष्ण भगवान का बांसुरी। ये पौराणिक हमें जो चित्र मिलते हैं या साक्ष्य मिलते हैं कि हमारे पुराने समय से ही ये वीणा, डमरू, पखावज, एकतारा, बांसुरी ये पौराणिक साक्ष्य हैं। फिर ऐतिहासिक में अमीर खुसरो का सितार था, मीराबाई की करताल, तानसेन और बेजू बावरे के प्रमुख ऐतिहासिक संगीत के वाद्य यंत्र मिले। फिर पौराणिक साक्ष्य में सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं वीणा, हड्डी की बंसी मिली और कांसे की नर्तकी मिली है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखे हैं कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने राजकुमारी उत्तरा को नृत्य संगीत की शिक्षा दी थी। अकबर के समय तानसेन नवरत्नों में से एक थे। इन्हीं के समय बेजू बावरा जैसे संगीत कार्य भी हुए। हालांकि औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांताओं के कारण संगीत वाद्य यंत्र का विकास की यात्रा बाधित रही। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि संगीत वादों को उचित संरक्षण न मिलने के कारण आम जन पाश्चात्य संस्कृति की ओर मुड़ा, जिसे पाश्चात्य संस्कृति अपना वजूद कुछ हद तक विस्मृत कर दिया। फिर हम पढ़ते हैं तत्ववाद्य यंत्र क्या होते हैं। देखिए तत्ववाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें ध्वनि अथवा स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है। यानी तत्ववाद्य यंत्र में क्या होता है, जिसमें ध्वनि या स्वरों की उत्पत्ति किससे होती है, तारों से होती है, उसको हम बोलेंगे तत्ववाद्य यंत्र। ठीक है, अधिकांश तत्ववाद्य यंत्र जो तारों के बने हुए वाद्य यंत्र होते हैं को गज की सहायता से बजाया जाता है। याद रखना, अधिकांश जो तत्ववाद्य यंत्र होते हैं उनको किसकी सहायता से, गज की सहायता से बजाया जाता है। सामान्य जन में प्रचलित तत्ववाद्य यंत्र निम्नलिखित। अब हम सामान्य जन में कौन कौन से तत्ववाद्य यंत्र प्रचलित है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है रावण हत्था। रावण हत्था का आप यहाँ चित्र भी देख सकते हैं कि ये होता है रावण हत्था। आप देख रहे हैं यहाँ पे तार लगे हुए हैं और इसको गज की सहायता से बजाया जाता है। रावण हत्था का एक भाग आधे कट्टे नारियल के खोल से बना होता है। यानी जो इधर का जो एक भाग होता है वो किससे बना होता है, आधे कटे नारियल के एक भाग से बना होता है, जिस पर बकरे की खाल चढ़ी जाती है। यानी कि नारियल का आधा कटा हुआ भाग होता है जिस पे क्या क्या चढ़ी होती है, बकरे की खाल चढ़ी होती है। रावण हत्था को बजाने वाली गज यानी कमान के तार घोड़े की पूंछ के बाल के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि रावण हत्था को बजाने वाली जो गज यानी कमान होती है ना, वो किसके बनी होती है, घोड़े की जो पूंछ होती है ना उसके बाल से बनी होती है। रामदेव जी और पाबू जी की फड़ में रावण हत्था प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में प्रयुक्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि रामदेव जी और जो पाबू जी के जब फड़ का वाचन होता है तो उस समय रावण हत्था प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में प्रयुक्त होता है। उसके बाद रावण हत्था सामान्यतः कितने तार होते हैं, रावण हत्थे में सामान्यतः 9 प्रकार के तार होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि रावण हत्थे में सामान्यतः कितने तार होते हैं। रावण हत्थे में 9 तार होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जंतर। दूसरा वाद्य यंत्र कौन सा है अपना, जंतर। देखो जंतर, इसकी आकृति वीणा की तरह होती है। आप देख सकते हैं जैसे सरस्वती माता का जो वीणा होता है उसमें एक ही भाग होता है, लेकिन इसमें 2 भाग होते हैं नीचे वाले, और इसकी आकृति किसकी तरह होती है, वीणा की तरह होती है। जंतर की आकृति वीणा की तरह होती है। इसकी लकड़ी बांस की बनी होती है। ये भी याद रखना है कि जो जंतर बना होता है वो कौन सी लकड़ी से बना होता है, बांस की लकड़ी से बना होता है, जिस पर चमड़े के पर्दे यानी 22 पर्दे लगे होते हैं। यानी इसके ऊपर क्या लगाते हैं, चमड़े के पर्दे लगते हैं। इनमें 5 या 4 तार सॉरी 5 या 6 तार होते हैं। यानी इसके अंदर भी तार होते हैं, कितने, 5 या 6 की संख्या में तार होते हैं। देवनारायण जी की जब फड़ में गुजर जाति के जो लोग होते हैं जंतर का प्रयोग करते हैं। याद रखना है कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन करती है गुजर जाती है, उस समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं गुजर जाति, तब जंतर वाद्य यंत्र को बजाते हैं। और इस
गले के बीच में लगाकर उंगली व अंगूठे के आधार पर बजाया जाता है। ये भी याद रखना है कि इसको क्या कर इसको बीच में गले में लगाएंगे, फिर अंगुली और अंगूठे के आधार पर इसको बजाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सारंगी। ये देखो सारंगी का आपको चित्र दिख रहा होता है, ऐसी सारंगी होती है। सारंगी को सागवान और रोहिड़ा की लकड़ी से किप का प्रयोग किया जाता है। सारंगी बनाने में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त होती है? सागवान या रोहिड़ा की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सारंगी के तार बकरे की आंत से बनाए जाते हैं। यहाँ रखना है, जो सारंगी के अंदर जो तार लगे होते हैं ना, इधर देखो तार दिख रहे होंगे आपको, तार होते हैं वो बकरे की जो आंत होते हैं ना उससे बनाए जाते हैं। और जो तारों की संख्या होती है वो कितने होती है? 27 होती है। ये भी याद रखना है कि सारंगी में जो तार बनते हैं वो बकरे की आंत से बनाए जाते हैं और इनकी संख्या होती है 27। इसका वादन गज यानी कमान की सहायता से किया जाता है। और जो तार है वो घोड़े की पूंछ का बना होता है। जैसलमेर में लंगा जाति के लोग इसका पूरा प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि सारंगी का प्रयोग कौन करते हैं? जैसलमेर के लंगा जाति के जो लोग होते हैं ना वो सारंगी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि सभी तत्ववाद यंत्रों में सारंगी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सभी सभी जो जितने भी तत्ववाद यंत्र है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको माना जाता है? सारंगी को माना जाता है। सारंगी के अन्य प्रकार की दानी सारंगी होती है, सिंधी सारंगी होती है, गुजरातन सारंगी होती है और जोगिया सारंगी भी होती है। उसके बाद हम देखते हैं भपंग। क्या देखते हैं? भपंग क्या होता है? ये देखो, ये डमरू की आकृति के समान होता है। दिख रहा है आपको? ये जो भपंग है ना कैसे लग रहा है? डमरू की आकृति का। ये इसको बजाने का वाला होता है। ये डमरू की आकृति का होता है। इसका प्रयोग मेवात में जोगी जाति के लोग याद देखो, भपंग है वो डमरू की आकृति का होता है। इसका प्रयोग कौन करते हैं? मेवात में जो जोगी जाति के लोग रहते हैं ना वो इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती। याद रखना है, भपंग के प्रसिद्ध कलाकार जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती हैं। अलवर के जोगी जाति के लोग इसका वादन करते हैं। याद रखना है, अलवर के जो जोगी जाति के लोग होते हैं यानी मेवात में आते हैं उसका वादन करते हैं। मुख्यतः राजा भरथरी और गोगा पीर की लोक कथाएं गाते हैं। ये भी याद रखना। जो भपंग है वो बजाते समय पीर गोगा जी की और राजा भरथरी की लोक कथाएं गाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कमाईचा। देखो कमाईचा, ये देखने में दिख रहा है आपको? ये कमाईचा होता है। इसका आकार बनावटी सारंगी और रावण हत्था से मिलती जुलती है। यानी जो कमाईचा होता है ना इसकी आकृति किसकी तरह होती है? सारंगी और रावण हत्था के से मिलती जुलती है। पश्चिमी राजस्थान में मांगलियार जाति के लोग होते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी जाति के लोग रहते हैं? मांगलियार जाति के लोग रहते हैं। वो लोग कमाईचा को सामान्य रूप से बजाते हैं। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में मांगलिया जाति के जो लोग होते हैं वो कमाईचा को सामान्य रूप से बजाते हैं। इसे ईरानी वाद्य यंत्र भी कहते हैं। यानी कमाईचा को क्या कहते हैं? ईरानी वाद्य यंत्र भी कहते हैं। और इसकी संस्कृति भी मिलती है। इसमें कुल 16 तार होते हैं। याद रखना है, कमाईचा में टोटल कितने तार होते हैं? 16 तार होते हैं। नाथपंथी साधु भरथरी की कथा में भी कमाईचा का प्रयोग होता है। यानी नाथपंथी साधु होते हैं जो भरथरी की कथा सुनाते हैं ना तो कमाईचा का प्रयोग करते हैं। याद रखना, नाथपंथी जो साधु होते हैं वो जब किसकी कथा सुनाते हैं? भरथरी की कथा सुनाते हैं। तो कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? कमाईचा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एकतारा। ये दिख रहा है एकतारा? मूल वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है। यानी मूल वाद्य यंत्र सबका मूल है ये, ठीक है, ये किसी का नहीं बना होता। मूल वाद्य यंत्र के रूप में एकतारा को जाना जाता है। मीराबाई व नारद जी का प्रत्येक संबंध इसे, यानी मीराबाई और नारद जी के हाथ में भी आपने देखा होगा फोटो में। और मीराबाई कौन कौन सा बजाते थे? एकतारा बजाते थे। इसे भक्ति वाद्य यंत्र के रूप में पहचाना जाता है। याद रखना है, भक्ति वाद्य यंत्र एकतारा है के रूप में पहचाना जाता है। नाथ सन्यासी और साधु मंडली इसे बजाते हैं। इसमें एक तार तथा दो तार या दो प्रकार की भी व्यवस्था होती है। यानी या तो एक तार होगा या फिर दो तारों की भी व्यवस्था होती है। करताल भी साथ में दूसरे हाथ में बजाई जाती है। यानी इसके साथ साथ करताल भी दूसरे हाथ में लेकर बजाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे रवाब। रवाब इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मेवात क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, मेवात क्षेत्र कौन सा? अलवर, भरतपुर और टोंक। और इसमें रवाब में कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। मेवो द्वारा और मुसलमानों द्वारा रवाब बजाई जाती है। याद रखना है, रवाब का प्रयोग मेवात क्षेत्र में ज़्यादा होता है, अलवर, भरतपुर, टोंक। इसमें 4 तार होते हैं। और भरतपुर में तो मेवो द्वारा की जाती है और टोंक में मुसलमानों द्वारा रवाब बजाई जाती है। याद रखना है कि अलवर और भरतपुर में रवाब का प्रयोग कौन करते हैं? मेव जाति के लोग करते हैं। और टोंक में जो मुसलमान होते हैं वो रवाब का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं रवाज क्या होता है। देखो रवाज क्या होता है, दिख रहा है आपको? कमाईचा से गज प्रयोग के स्थान पर हाथों की उंगलियों का प्रयोग होता है। रवाज में क्या होता है? कमाईचा में तो गज प्रयोग के स्थान पर किसका प्रयोग? हाथों की उंगलियों का प्रयोग होता है। ठीक है, रम्मत लोक नाट्य में रवाज का ही प्रयोग होता है। यानी रम्मत लोक नाटक जब करते हैं ना तब कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रवाज का प्रयोग करते हैं। याद रखना है, रम्मत लोक नाट्य का जब प्रयोग होता है तब रवाज का ही प्रयोग होता है। इसमें तारों की संख्या 4 ही है। इसमें मतलब रवाज के अंदर कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। मुख्यतः चारण जाति के भाट होते हैं ना उनके द्वारा इसका प्रचलन। रवाज कौन बजाते हैं? चारण जाति के जो भाट होते हैं वो इनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं दुखाको। देखो दुखाको क्या होता है? भील समुदाय द्वारा मुख्यतः दीपावली पर बजाया जाता है। दुखाको किसके द्वारा? भील समुदाय द्वारा। कब बजाया जाता है? दीपावली पर बजाया जाता है। सामान्य वाद्य यंत्रों को घुटनों के बीच रखकर दबाया जाता है। फिर इच्छानुसार लय और ताल
में बजाया जाता है। यानी सामान्यतः इस वाद्यकाकों को घुटनों के बीच है ना दबाया जाता है, फिर इच्छानुसार लय और ताल में बजाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं तंदूरा। देखो तंदूरा इसे चौतारा अथवा वीणा के नाम से भी जाना जाता है। तंदूरे को चौतारा या वीणा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। जो तंदूरा होता है उसको चौतारा या वीणा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 4 तार होते हैं जिसमें अनुवाद या स्वर की उत्पत्ति होती है। यानी कि तंदूरे में कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं, जो अनु, नाद तथा स्वर की उत्पत्ति होती है 4 तारों से। ये कामर जाति के द्वारा बाबा रामदेव जी के भजन में प्रयुक्त होता है, याद रखना है। कामर जाति बाबा रामदेव जी के भजन में तंदूरे का प्रयोग होता है। उसके बाद हम देखते हैं सुशीर वाद्य यंत्र कौन कौन से, ठीक है। सुशीर वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जिन वाद्य यंत्रों को फूंक मारकर बजाया जाता है, याद रखना है। सुशीर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जिन वाद्य यंत्रों को कैसे बजाया जाता है? फूंक मारकर बजाया जाता है, उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। हालांकि निरंतर अभ्यास के बाद इन्हें सही प्रारूप में बजाया जा सकता है, ठीक है। फूंक मारकर बजाने वाले वाद्य यंत्रों को सुशीर, सुशीर से समझ में आ रहा है? जिनको सांस यानी फूंक मारकर बजाया जाता है उनको सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं, और निरंतर अभ्यास के बाद इन्हें सही प्रारूप में बजाया जा सकता है। सुशीर वाद्य यंत्र में सबसे पहले आती है अपनी बांसुरी। कौन सा आता है? बांसुरी आती है। देखो भगवान श्री कृष्ण का था ये वाद्य यंत्र। इसमें कहा है कि संगीत शास्त्रीय यानी शास्त्रीय संगीत में वर्गीकृत वाद्यों में इसका प्रसिद्ध स्थान है। यानी जितना भी शास्त्रीय संगीत होता है ना, उसमें बांसुरी का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, इसका प्रसिद्ध भी स्थान है। सामान्यतः बांसुरी में 5 से 8 छेद होते हैं, याद रखना है। बांसुरी के अंदर सामान्यतः कितने छेद होते हैं? 5 से 8 छेद होते हैं। देखो 5 छेद वाली बांसुरी को क्या बोलते हैं? पावला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो 5 छेद वाली बांसुरी होती है ना, उसको बोलते हैं पावला। क्या कहते हैं? पावला। तथा जिसके 6 छेद होते हैं ना, उस बांसुरी को क्या बोलते हैं? रूला। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बांसुरी के अंदर 5 छेद होते हैं उसको पावला कहते हैं, और जिस बांसुरी के अंदर 6 छेद होते हैं उसको रूला कहते हैं। दोनों नाम याद रखने, 6 रूला 5 पावला। फिर है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य कौन सा? ऋग्वेद, उपनिषद, पुराणों आदि में इसका प्रयोग या इसका प्रसंग मिलता है। यानी कि जब हम वैदिक साहित्य पढ़ते हैं ना, जैसे ऋग्वेद, उपनिषद और पुराणों, तो इसमें बांसुरी का उल्लेख मिलता ही है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में बांसुरी आज भी जीवित है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि नांद यानी नांद उत्पन्न होने के कारण इसे नांदी कहते हैं। बांसुरी से क्या उत्पन्न होता है? नांद। और तो नांद उत्पन्न हो गया तो बांसुरी का दूसरा नाम क्या रख दिया? नांदी कहते हैं। साथ ही बांस से निर्मित होने के कारण इसे वंश या रेणु भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बांसुरी के बारे में। नांदी भी बांसुरी को ही कहते हैं। इसके बाद ये जो बांस से बनी हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वंश या रेणु भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे अलगोजा। अब हम अलगोजा के बारे में पढ़ेंगे कि अलगोजा क्या होता है। ये अलगोजा आप देख सकते हो, अलगोजा बांसुरी की तरह थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। इसकी आकृति 2 बांसुरियों के समान होती है। प्रत्येक बांसुरी में 4-4 छेद होते हैं, याद रखना है। बांसुरी में जो मेन बांसुरी होती है उसमें 5 और 6, 5 यानी पावला। और इसमें क्या है कि जो अलगोजा होता है ना, इसकी आकृति 2 बांसुरियों के समान होती है, और प्रत्येक बांसुरी में क्या होते हैं? 4-4 छेद होते हैं। अलगोजा को मुंह के द्वारा हवा के दबाव से बजाया जाता है। याद रखना है, जो अलगोजा होता है उसको मुंह के द्वारा हवा के दबाव से बजाया जाता है। अलगोजा राज्य का वाद्य यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे राजस्थान का वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। इसका वादन प्रस्तुत मुख्यतः मेव, धाकड़ तथा गुजर जाति के लोग करते हैं। याद रखना है, जो अलगोजा होता है इसका वादन मुख्यतः मेव, धाकड़ तथा गुजर जाति के लोग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शहनाई। ये शहनाई का आप चित्र देख रहे हो, ये शादी ब्याह में ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। देखो शहनाई की संरचना शीशम या सागवान की लकड़ी से बनी होती है। यानी जो ये जो शहनाई होती है, इसकी संरचना शीशम या सागवान की लकड़ी से की होती है। आकृति चीलम के समान होती है, याद रखना है। जो शहनाई होती है उसकी आकृति किसकी तरह होती है? चीलम की तरह होती है। इसमें 8 छेद समान दूरी पर पाए जाते हैं। यानी कि देखो आप छेद देख रहे हो, समान दूरी पर कितने छेद बने हुए हैं? शहनाई में 8 छेद बने हुए हैं। शहनाई मांगलिक वाद्य यंत्र, यानी मांगलिक अवसर होते हैं ना, शादी ब्याह समारोह, तो उस वक्त ये शहनाई बजाई जाती है, जो विवाह जैसे शुभ अवसरों में बजाई जाती है। बिस्मिल्लाह खा इसके प्रसिद्ध वादक, ये इंपॉर्टेंट है कि शहनाई के प्रसिद्ध वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खा। बिस्मिल्लाह खा शहनाई के प्रसिद्ध वादक है। उपनाम नफीर या सुंदरी, यानी शहनाई का अगर उपनाम पूछे तो इसका नाम क्या होगा? नफीरी या सुंदरी। इसके बाद हम देखते हैं कि सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है। यानी सुशीर वाद्य यंत्र में शहनाई सब सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है। सामान्यतः शहनाई को 2 वादक एक साथ बजाते हैं। यानी शहनाई को 2 वादक होते हैं और वो दोनों एक साथ बजाते हैं। इसका प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में होता है। यानी शहनाई का प्रयोग सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिमी राजस्थान में होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बांकिया। ये बांकिया भी आपने देखा होगा शादी ब्याह में अक्सर। ये भी मांगलिक अवसर पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। ये सरगड़ा जाति का पेशेवर या वाद्य यंत्र, याद रखना। जो बांकिया होता है ना, उस जो सरगड़ा जाति होती है उनका पेशेवर वाद्य यंत्र होता है। बांकिया जो होता है पीतल धातु से बना होता है और 2 बार मुड़ा होता है। दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहा है, 2 बार मुड़ा हुआ है और ये पीतल का बना होता है।
इसके बाद देखो मोरचंग, ये बहुत ही छोटा होता है। राजस्थान जूफ आर भी कहा जाता है, यानी मोरचंग को क्या कहा जाता है? जूफ जूफ आर भी कहा जाता है। सभी वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा होता है, यानी जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं ना, हमने अभी तक पढ़े हैं, उसमें सबसे छोटा होता है। और सबसे बड़ी बात, ये लोहे का बना होता है। इसमें होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में जो लंगा जाति की मंडली होती है ना, उस वो साथ साथ इसका वादन भी करती है, यानी लंगा जाति के जो लोग होते हैं वो मंडली के साथ इसका वादन करते हैं। इसको देखो मोरचंग को जूफ ऑफ कर जाता है। ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है, ये लोहे का बना होता है, इसको होठों के बीच में रख के बजाया जाता है। और पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति की जो मंडली होती है वो इसको मोरचंग को बजाती है, इसका वादन करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पुंगी। ये पुंगी आपने देखा होगा, सफेरे के पास होती है। ये लौकी के तुम्बे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जो पुंगी या जिसको बीन कहते हैं, वो किसके बनी होती है? लौकी का जो तुम्बा होता है ना, उसकी बनी होती है। नाक द्वारा श्वास खींचकर दबाव के साथ इसको बजाया जाता है। कालबेलिया इसे ज़्यादा बजाते हैं। पुंगी में सांपों को मोहित करने की अद्भुत शक्ति भी होती है। इसके बाद हम देखते हैं तुरई। देखो तुरई आपको दिख रही हो, ये तुरई है। तुरई पीतल धातु से बनी होती है, याद रखना है आपको। जो तुरई वाद्य यंत्र होता है, देखो एकदम मुड़ी हुई कितनी सुंदर सी लग रही है। अब ये जो तुरई होती है ना, वो पीतल धातु की बनी होती है। आरंभिक मुंह छोटा और दूसरा छोर क्या होता है? अधिक सकरा होता है। इसका वादन राज परिवारों के दरबार अथवा युद्ध के आगाज के समय इसका प्रयोग होता है। और तुरई जाति के लाख तुरई नाम, यानी तुरई जाति के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? तुरई पड़ा। याद रखना है, तुरई जो होती है वो मतलब राज्य परिवारों के जो दरबार होते थे या युद्ध का आगाज होता था ना, तब इस तुरई का प्रयोग होता था। ये हमने देखे महाभारत रामायण में, जब महाभारत में अक्सर देखा आपने, युद्ध का वो होता है आगाज, तब इसको बजाते हैं। तो ये पीतल धातु की बनती है, ठीक है। अगला मुंह छोटा, दूसरा मुंह चौड़ा होता है। इसका परिवार वादन राज परिवारों दरबारों युद्ध के समय होता है। और तुरई तुरई जाति के कारण इसका नाम तुरई पड़ा है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे भूंगल। क्या पढ़ेंगे? भूंगल पढ़ेंगे। भूंगल क्या होता है? देखो ये देखो चित्र पे ही दिख रहा है। इसको इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। देखो भूंगल क्या होता है? युद्ध में प्रारंभ के समय भूंगल का प्रयोग होता था। इसे रणभेरी भी कहा जाता है। यानी युद्ध होता था ना, तो उस समय सबसे प्रारंभ में भूंगल का प्रयोग होता था, तो उसको रणभेरी रणभेरी का मतलब समझ गया, युद्ध होता है तो रणभेरी भी कहते हैं। इसका प्रयोग बिगुल के रूप में भी होने लगा है। वर्तमान में खेल प्रारंभ करने से पहले जनता को एकत्रित करने में किया जाता है। सर्वाधिक प्रयोग इसका कौन करते हैं? भाटो द्वारा या भवई जाति के द्वारा मेवाड़ में अधिक होता है। पीतल की लंबी धातु नली होती है, यानी इसमें क्या होती है? पीतल की लंबी एक धातु या नली होती है। जैसे ये चित्र देख रहे हैं, भूंगल कहते हैं इसको। देख रहे इतने से लंबी होती है ये। इसके बाद हम पढ़ते हैं नागफणी। क्या पढ़ेंगे? नागफणी क्या होती है? इसकी आकृति सर्प के समान, यानी नागफणी के नाम से आपको समझ में आ गया होता है। कोई इसके ये बंदे के हाथ में नागफणी कितनी लंबी है, सर्प के समान होती है। पीतल की शीट से बनाया जाता है। साधु सन्यासी इसका वादन करते हैं और मंदिर व धार्मिक स्थलों में भी इसका प्रयोग होता है। इसके बाद हम देखते हैं सतारा। ये सतारा पढ़ा बजा रहे हैं, दो दो होते हैं सतारा। इसके बाद हम क्या देखेंगे? सतारा। देखो ये अलगोजा बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप है, यानी सतारा क्या है? एक अलगोजा बांसुरी तथा शहनाई का मिश्रित रूप है। पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति के जो कलाकार होते हैं ना, या गडरिया मेघवाल मुस्लिम भी इसको बजाते हैं। इसमें दो बांसुरियाँ होती है जिन्हें एक साथ बजाया जाता है, यानी सतारा क्या होता है? ये अलगोजा बांसुरी या शहनाई का ही एक मिश्रित रूप होता है। पश्चिमी राजस्थान में जो लंगा जाति के कलाकार या गडरिया मेघवाल या मुस्लिम भी सतारा बजाते हैं। दो बांसुरियाँ होती है जिन्हें एक साथ बजाया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं मसक। ये है अपना मसक। इसे बकरी की खाल से बनाया जाता है, यानी मसक को किससे बनाया जाता है? बकरी की खाल से। भुजा की बगल में दबाकर मुंह से, यानी कि भुजा की बगल में दबाकर मुंह से फूंक मारकर इसको बजाया जाता है। इसकी आवाज़ पुंगी की तरह होती है, याद रखना, मकसद की आवाज़ पुंगी की तरह होती है। भैरू जी के भोपे इसका वादन करते हैं। और चंबल डांग क्षेत्र में, अलवर सवाई माधोपुर में इसका प्रयोग होता है। यानी ज़्यादातर लोग कहाँ कौन से क्षेत्र में? चंबल या डांग क्षेत्र होता है ना, चंबल का डांग क्षेत्र, अलवर सवाई माधोपुर, वहाँ पे इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। अब हम पढ़ेंगे नड़। नड़ क्या होती है? देखो कंगोर वृक्ष की लकड़ी से। कौन से वृक्ष? कंगोर की वृक्ष की लकड़ी से बने होता है नड़। पश्चिमी राजस्थान में ये दुर्लभ वाद्य यंत्र है। पश्चिमी राजस्थान का दुर्लभ, बहुत कम मिलता है। सिंधी संस्कृति का इसका प्रभाव है। माता व भैरू जी के गुणगान में नड़ का प्रयोग किया जाता है। अब है करना। ये पीतल का 7-8 फीट लंबा वाद्य यंत्र, देख रहे हो करना? ये पीतल का बना हुआ 7-8 फीट लंबा वाद्य यंत्र। इस प्राचीन काल में रण क्षेत्र व शाही दरबार में इसका प्रयोग होता था। इसके बाद हम देखते हैं गण वाद्य यंत्र। अब नेक्स्ट है अपना गण वाद्य यंत्र। देखो जिन वाद्य यंत्रों से स्वर की उत्पत्ति चोट या आघात करने से होता है, उनको गद वाद्य यंत्र कहते हैं। मतलब जैसे कि वाद्य यंत्र कैसा? जिसे चोट मारेंगे या उस पर आघात करेंगे, आप समझ गए, जैसे ढोल है हमारे, तो हम उसको क्या करते हैं? लकड़ी से पीटते हैं, तो उसको आघात कर रहे हैं, चोट दे रहे हैं ना, तो उससे क्या हो रही है? ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो उसको बोलेंगे गण वाद्य यंत्र। समझ में आ गया? यानी पीटने से या चोट मारने से जब ध्वनि की उत्पन्न होती है ना, तो उसको बोलते हैं गण वाद्य यंत्र। ये सामान्यतः धातु के ही बने होते हैं। जैसे पहला है मंजीरा। अब देखो ये मंजीरा है, इनको दोनों को आपस में हम पीटेंगे तभी आवाज उत्पन्न होगी। पीतल व कांसे ये मिश्र धातु से बने होते हैं। ये मंजीरे हैं वो किससे बने हुए हैं? पीतल और कांसे के मिश्र धातु से बने होते हैं। दो मंजीरों को जोड़ के रूप में बजाते हैं। कामड़िया पंथ की महिलाएं जो होती है, 13 ताली नृत्य में मंजीरे का प्रयोग होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि कामड़िया पंथ की महिलाएं क्या कर रही है? 13 ताली नृत्य कर रही है। याद रखिए ना कि कामड़िया पंथ की जो औरतें हैं वो 13 ताली नृत्य करती है, तो मंजीरों का वादन करते हैं। मंजीरों का प्रयोग ढोलक कीर्तन के साथ साथ भी किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है मंजीरे की? मांगी बाई। याद रखना है मंजीरे की जो है प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मांगी बाई है। इसके बाद हम पढ़ते हैं थाली।
अब थाली भी आपने देखा होगा, शादी ब्याह में ढोल के साथ थाली भी बजाई जाती है। देखो थाली कांसे की होती है, यानी ये जो थाली है वो कौन किससे बनी होती है, कांसे की। पुत्र जन्म पर सामान्य रूप से किन्नरों द्वारा इसका वादन होता है। बाबूजी के जो आराध्य होते हैं ना, बाबूजी के आराध्य थाली नृत्य करते हैं कोलूमंड गांव में, यानी बाबूजी के आराध्य जो थाली नृत्य करते हैं कोलूमंड गांव में। कालबेलिया भील भी इसका वादन करती है। चरी नृत्य में भी थाली का प्रयोग होता है। फल्गुबाई प्रसिद्ध कलाकार है, याद रखना चरी नृत्य में थाली का प्रयोग होता है, और चरी नृत्य की फल्गुबाई क्या प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जांज। ये देखो जांज भी मंजीरे की तरह दिख रहा है थोड़ा। जांज मंजीरे की बड़ी आकृति के रूप में होता है, समझ में आ गया। जैसे मंजीरा तो छोटा होता है, जांज की थोड़ा बड़ा होता है। शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य में जांज का प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य हो रहा है तो उसमें किसका प्रयोग कर रहे हैं, जांज का प्रयोग करते हैं। अब है करताल। ये देखो करताल आपको दिख रहा होगा, ऐसा होता है जिसको आपस में मतलब दोनों हाथों में पकड़ के इसको बजाया जाता है। नारद मुनि व मीराबाई का संबंध करताल से माना जाता है, ठीक है। ये युग्म के रूप में मतलब जोड़े के रूप में बजाया जाता है। दो चौकोर लकड़ी के टुकड़े के बीच पीतल की गोल तस्तरियाँ लगी होती है, आपको दिख रही है पीतल की दो तस्तरियाँ लगी हुई है। मंजीरा व एकतारा के साथ बजाया जाता है, यानी कि करताल का प्रयोग किसके साथ, मंजीरा और एकतारी के साथ इसका बजाया जाता है। बाड़मेर पाली में गेर नृत्य में इसका वादन होता है, यानी बाड़मेर और पाली में कौन सा नृत्य कर रहे हैं, गेर नृत्य। तो हम कौन क्या बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं खड़ताल क्या होता है। खड़ताल होता है पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति और मांगलिया जाति के लोग इसका वादन करते हैं, यानी ये जो खड़ताल आपको दिख रहा है इसका प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में लंगा और मांगलिया जाति के लोग कर रहे हैं। प्रसिद्ध वादक है स्वर्गीय सादिक खां मांगलिया, याद रखना इसके प्रसिद्ध वादक कौन है, स्वर्गीय सादिक खां मांगलिया। लकड़ी के चार पतले टुकड़ों को आपस में टकरा कर बजाया जाता है, यानी लकड़ी के चार टुकड़े होते हैं, उन पतले टुकड़ों को आपस में टकरा कर बजाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे लेजिम। ये लेजिम आपको दिख रहा होता है, कितना सुंदर सा है। गरासिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र, ये लेजिम किसका है, गरासिया जाति होती है ना, वो उनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये बांस का बना हुआ धनुष आकृति का छोटा सा होता है, इसमें पीतल के गोल छोटी छोटी पत्तियां होती है जिन्हें हिलाने पर झंझनाट की आवाज़ निकलती है। आप सोच सकते हो उसको पकड़ेंगे फिर इसको हिलाएंगे तो झंझनाट की आवाज़ होगी, ठीक है। फिर हम अपना चिमटा, रसोई में प्रयुक्त होने वाले चिमटे के आकार से कुछ बड़ा होता है। भजन कीर्तन में इसका प्रयोग हर जगह होता है। इसको डुच को भी कहा जाता है, यानी चिमटे को क्या कहा जाता है, डुच को भी कहा जाता है। अब है रमजोल। ये रमजोल पैरों में पहने जाने वाली, लोक नर्तकों के पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरों की चौड़ी पट्टी होती है, उसको रमजोल कहते हैं, याद रखना। जो लोक नर्तक होते हैं वो पाँव में बांधी जाने वाली घुंघरों की चौड़ी पट्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं, रमजोल बोलते हैं। दोनों पैरों पर पिंडलियों तक बांधे जाते हैं, यानी पैर से लेकर पिंडी तक इसको बांधे जाते हैं। गेर नृत्य में रमजोल की भूमिका अधिक है, यानी जब गेर नृत्य किया जाता है तब क्या किसकी भूमिका सब सर्वाधिक होती है, रमजोल की भूमिका सर्वाधिक। अब घुरालियो। घुरालियो क्या होती है, कालबेलिया और गरासिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र, यानी जो कालबेलिया और गरासिया जाति के जो लोग होते हैं ना उनका प्रमुख वादक कौन सा है, ये कालबेलिया और गरासिया जाति प्रमुख वादक है घुरालियों के। बांस की खपच्ची से बना वाद्य यंत्र होता है, यानी ये बांस से बना होता है। इसमें दांतों के बीच में फंसाकर होठों से फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। फिर आता है अपना घंटा। देखो घंटा तो सब जानते हैं, मंदिर मंदिर मठों में प्रचलन है। बौद्धों में आस्था का प्रतीक माना जाता है। घंटा बौद्ध जो धर्म के होते हैं उनकी आस्था का प्रतीक माना जाता है। पीतल की धातु से बनी निर्मित होती है। इसके बाद हम देखते हैं अवनद्य वाद्य यंत्र, हमने सारे पढ़ लिए तीनों। ये चौथा प्रकार देखो, अवनद्य वाद्य यंत्र क्या होता है, ये चमड़े से निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं। अवनद्य को समझ जाओ, ये चमड़े के बने होते हैं, सीधी सी बात है भाई। जो जितने भी चमड़े के वाद्य यंत्र बने हुए हैं ना उसको अवनद्य वाद्य यंत्र कहते हैं। इसमें स्वर का उत्पन्न भी चमड़े से ही होता है, यानी इसमें जो चमड़ा लगा होता है उसकी वजह से इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। इन्हें हाथ या डंडे से भी बजाया जाता है। अब देखो मृदंग या पखावज क्या होता है, मृदंग या पखावज इसको बोलेंगे, ढोलक की तरह दिख रहा है, मृदंग या पखावज कहते हैं। मृदंग सुपारी, बीजा, सांवड़, बड़ के वृक्ष के तने को पोला करके बनाए जाते हैं। यानी जो मृदंग होते हैं ना वो किससे, मृदंग या सुपारी जो होते हैं, बीजा, सावर, बड़ जो वृक्ष होते हैं और तने को क्या करके पोला करके इसको बनाया जाता है। दोनों भागों पर तारों को खींचकर कसा जाता है। ये तार दिख रहे हैं आपको, दोनों भागों को तार से कसकर खींचकर बनाया जाता है। मेवाड़ में रावल जाति द्वारा इसका वादन किया जाता है। यानी मृदंग या पखावज का जो वादन है वो किसके द्वारा किया जाता है, मेवाड़ में रावल जाति द्वारा। भवई व राबिया जाति के लोग भी इसका प्रचलित है, यानी भवई व राबिया जाति में भी इनका प्रचलन है। भवई और राबिया जाति के लोग इसको बजाते हैं और मेवाड़ में रावल जाति द्वारा इसका वादन किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नौबत। ये दिख रहा है आपको, ढोलक का थोड़ा सा बड़ा भाग है। नौबत 3-4 फीट की अंडाकार कुंडी को भैंसे की चमड़ी से गढ़ा जाता है, जिनमें डंडों से बजाया जाता है। इन नौबत में क्या होती है, 3 या 4 फीट की अर्ध अंडाकार कुंडी होती है, आधा भाग होता है और उसको भैंसे की चमड़ी से गढ़ा जाता है और डंडों से इसको बजाया जाता है। गंभीर ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका प्रयोग दुर्गों यानी किले बड़ों राजा महाराजाओं के समय किया जाता था, साथ ही ये युद्ध में भी बजाया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं डेरू। डेरू क्या होता है, ये देखो डेरू, ये दिख रहा है। सामान्यतः डमरू का बड़ा रूप होता है डेरू, जो आम की लकड़ी से बना होता है। याद रखना है, जो डेरू है ना वो किसके बने होता है, आम की लकड़ी से। 2 भागों में बटा होता है। साथ ही कांसे का कटोरा भी बजाया जाता है। इसके साथ कौन सा क्या बजाया जाता है, कांसे का कटोरा या थाली भी। बील व घोगा जी की भोपे भी वादन करते हैं।
छोटी पतली डंडी से इसको बजाते हैं। याद रखना, भील व गोगा जी के जो बोपे हैं वो इसका वादन करते हैं और छोटी पतली डंडी से बजाते हैं। इसके बाद देखते हैं चंग। चंग क्या होती है? देखो, चंग होली के अवसर पर बजाया जाता है, यानी चंग कब बजाया जाता है? होली के अवसर पर बजाए जाने वाले यंत्र, इसे थाप देकर बजाया जाता है। ये लकड़ी का बना होता है वाद्य यंत्र है, जिसकी एक तरफ बकरी की खाल मढ़ी जाती है। शेखावटी क्षेत्र में चंग नृत्य के साथ प्रचलित है, यानी चंग शेखावटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य प्रचलित है? चंग नृत्य के साथ प्रचलित है। चंग बजाना, ये दिख रहा है चंग। अब हम देखते हैं नगाड़ा। नौबत की भांति होता है थोड़ा छोटा। नौबत की भांति क्या होता है? नगाड़ा छोटा होता है। मांगलिक अवसरों पर इसे बजाया जाता है। शहनाई के साथ वादन होता है। युद्ध मंदिर राज परिवारों के सम्मुख भी इसका वादन होता है। फिर है मांदल। देखो, मांदल क्या होता है? ये मृदंग की आकृति का होता है। ठीक है, ये दिख रहा है मांदल, ये मृदंग की आकृति का होता है। शिव भस्मासुर, शिव पार्वती के पर आधारित है। गवरी लोक नाट्य में भील जनजाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना है, गवरी, गवरी में क्या होता है? शिव और भस्मासुर की कहानी है। ठीक है, उसका नाटक होता है और भील जनजाति में इसका प्रयोग किया जाता है। शिव पार्वती पर आधारित होता है। गवरी लोक नृत्य, जिसमें शिव और भस्मासुर का किरदार होता है और इसमें भील जनजाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के बने होते हैं। राजसमंद मोलेला में प्रमुख रूप से बनाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तासा। तासा लोहे या मिट्टी के चपड़े कटोरे के बकरे की खाल पर मंडकर बनाया जाता है। गले लटका कर दो पतली डांडियों से बजाया जाता है। मुसलमान जाति के लोग जो है ताजे में इसका वादन करते हैं। फिर है टामक या दमामा। क्या होता है? देखो, ये इसके हाथ में दिख रहा है, टामक या दमामा। युद्ध स्थलों में प्रयोग होता है। आज प्रचलन नहीं है मेवाड़ में, यानी कि पहले क्या होता था? युद्ध के समय इसका प्रयोग होता था, आज प्रचलन में नहीं है ये टामक। ठीक है, मेवाड़ में। कढ़ाई के आकार का होता है। बड़ा आकार या नगाड़ा गले में लटकाकर भारी डंडों से बजाते हैं। अब हम देखते हैं ढोलक और ढोल में क्या अंतर है। देखो, ढोलक और ढोल दो है। ऊपरी ढांचा लकड़ी का होता है। ढोलक में नट या हाथ, जो हाथ या डंडी से नट इसको बजाते हैं। बेल, कंजर, सन्यासी, सासी और जनजाति के लोग भी इसको बजाते हैं। फिर ढोलक जो होता है, ऊपरी ढांचा जो है वो लोहे का बना होता है। शेखावटी में कच्ची घोड़ी नृत्य के समय ढोल बजाया जाता है और जालोर का क्या ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। फिर हम देखते हैं खंजरी। खंजरी क्या होती है? खंजरी होती है एक भजन कीर्तन में एक हाथ से बजाए जाने वाला यंत्र, यानी कि खंजरी क्या है? भजन कीर्तन में एक हाथ से बजाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है उसको खंजरी बोलते हैं। ढप का छोटा रूप होता है, आम की लकड़ी से बनता है। कामड़, भील, आदिनाथ आदि इत्यादि लोग इसको बजाते हैं। घुमंतु कबीले और कालबेलिया भी इसको बजाते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खंजरी बोलते हैं। ये हो गया आज हमारा पूरा टॉपिक राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।